नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश पटेल इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एक बहुत ही कॉमन लेकिन सेंसिटिव बीमारी अस्थमा, जिसे हिंदी में दमा कहा जाता है। दोस्तों, अस्थमा में हमारा जो विंड पाइप है अर्थात श्वास नली है, उसमें सूजन आ जाती है और सूजन के कारण श्वास नली संकरा हो जाता है और उसमें म्यूकस भरने लगता है। अब देखते हैं कि अस्थमा के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, मुख्य कारण इसमें होता है एलर्जी। किसी भी कारण से अगर पेशेंट को एलर्जी होती है तो वो अस्थमा से सफर कर सकता है। दूसरा है स्मोकिंग। पेशेंट एक्टिव स्मोकिंग हो या फिर वो पैसिव स्मोकर भी हो सकता है, अर्थात अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हैं लेकिन अगर स्मोकर्स के बीच में रहते हैं तो भी धुआं आपके अंदर जाता है, जिसे पैसिव स्मोकिंग कहा जाता है। अगर आपको बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन अर्थात श्वास नली या फेफड़े से रिलेटेड इन्फेक्शन हो रहा है तो वो भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है अस्थमा के लिए। तीसरा है बायोलॉजिकल पेरेंट्स विद एलर्जी और अस्थमा, अर्थात ये रीजन जेनेटिक भी हो सकता है। अब देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कंडीशंस हैं जो अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं, अर्थात अस्थमा को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एलर्जी। अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है और आप उसके संपर्क में आते हैं तो आपको अस्थमा होने की संभावना बढ़ जाती है। ये एलर्जी डस्ट से हो सकती है, पोलन ग्रेन से हो सकती है, पेट्स अर्थात पालतू जानवरों के जो रुएं होते हैं उससे हो सकती है, या फिर दूसरे एयरबॉर्न रीजन्स भी हो सकते हैं। अगला है कोल्ड एयर। अगर आप कोल्ड एयर के संपर्क में आते हैं तो आपके अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है। फिजिकल एक्सरसाइज जिसमें आपको तेज तेज सांस लेने की आवश्यकता पड़ती है, ये भी एक रीजन हो सकता है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर भी एक महत्वपूर्ण रीजन है। अगर आप 100 मील अर्थात आरा मशीन में काम करते हैं, किसी फ्लोर मिल में काम करते हैं, या फिर किसी बिल्डिंग में काम करते हैं, बनते हुए बिल्डिंग में जहाँ पे डस्ट ज्यादा होते हैं, किसी क्रेशर में काम करते हैं, या लेटेक्स या ग्लू बनने वाले कंपनी में काम करते हैं, तो भी एक महत्वपूर्ण रीजन हो सकता है। अगर आप पहले से अस्थमा के पेशेंट हैं और अगर आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे फ्लू या सर्दी खांसी होता है तो उससे भी आपका अस्थमा बढ़ सकता है। अगर आप ऑलरेडी अस्थमा के पेशेंट हैं और स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग के कारण भी आपका अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। मेंटल स्ट्रेस भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है आपके अस्थमा को ट्रिगर करने के लिए। स्ट्रॉन्ग केमिकल या स्मेल, जैसे स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, नेल पॉलिश है, स्प्रिट है और दूसरे कई प्रकार के केमिकल्स या स्ट्रॉन्ग स्मेल के कारण भी आपका अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। एयर में कई सारे टॉक्सिन्स मिले हुए होते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण रीजन हो सकता है अस्थमा को ट्रिगर करने के लिए, अगर आप ऐसे एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं तो। अब देखते हैं कि अस्थमा के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग अर्थात डिस्निया या सांस लेने में परेशानी। सांस लेते समय सीटी के जैसे आवाज आना, जिसे व्हीजिंग साउंड कहा जाता है। कई बार पेशेंट को चेस्ट में टाइटनेस फीलिंग होने लगता है, पेन होता है और प्रेशर फीलिंग होने लगता है चेस्ट में। अस्थमा के साथ कई बार पेशेंट को ड्राई कफ होने लगता है और खांसते खांसते हमारे सांस लेने में और ज्यादा परेशानी भी होने लगती है। अब देखते हैं कि अस्थमा कितने प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है एलर्जिक अस्थमा, जो एलर्जी के कारण होता है। दूसरा हो सकता है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, अर्थात अगर एक्सरसाइज करते समय आपको अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ती है तो उसे एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा कहते हैं। अगला हो सकता है ऑक्यूपेशनल अस्थमा, जो हम पिछले कॉज में देख चुके हैं कि अगर आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है जहां डस्ट की अधिकता है या डस्ट आप ज्यादा इनहेल करते हैं तो उसके कारण अस्थमा हो सकता है। अगला हो सकता है कफ वेरिएंट अस्थमा, अर्थात अगर आपके अस्थमा के सिम्टम्स ओनली कफ है, अर्थात अस्थमा के कारण सिर्फ खांसी आती है। अगला है ACOS, अर्थात अस्थमा COPD ओवरलैप सिंड्रोम, अर्थात अगर COPD के कारण और अस्थमा होता है या COPD और अस्थमा के जो सिम्टम्स है वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो इसे ACOS कहा जाता है। अब देखते हैं अस्थमा का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। तो स्टेटस अस्थमेटिकस एक कंडीशन होती है जिसमें अस्थमा का सीवियर फॉर्म होता है और अस्थमा के कोई भी दवाई उस समय काम नहीं करते और ये फेटल हो सकता है, अर्थात इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इसके कारण पेशेंट को डेथ भी हो सकती है। अब देखते हैं कि अस्थमा का पता लगाने के लिए कौन कौन सी जांच करा सकते हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग के आधार पे अस्थमा को हम पता लगा सकते हैं, लेकिन एलर्जी टेस्ट के माध्यम से हम उसका रीजन पता लगा सकते हैं। अगला है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में अधिकतर पेशेंट का इओसिनोफिल और IgE अर्थात इम्यूनोग्लोबिन E बढ़ा हुआ मिलता है। अगला है एक्सरे और CT स्कैन। पेशेंट के लंग के फंक्शन को जानने के लिए स्पायरोमेट्री टेस्ट कराया जा सकता है
किसी एक्टिविटी के दौरान पेशेंट का एयरवे कितना रेस्ट्रिक्ट कर रहा है इसको जानने के लिए पीक फ्लो मीटर भी होता है। अब देखते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो अस्थमा में सबसे इम्पोर्टेंट है हमको ऐसे कंडीशन से बच के रहना है जो अस्थमा को ट्रिगर करते हैं, अर्थात अस्थमा के एक्यूट फेज को ले आते हैं, हमारे अस्थमा के जो सुसुप्तावस्था है उसको अचानक से वो बढ़ा देते हैं। इसके लिए अस्थमा के पेशेंट को प्रॉपर नाक को बांध के रखना चाहिए, मास्क का उपयोग करना चाहिए, ठंड से बचना चाहिए। अगर आप ऐसे ऑक्यूपेशन में हैं जहां डस्ट की अधिकता है तो उससे बचना चाहिए। होम्योपैथी में अस्थमा के लिए आर्सेनिकल, ब्लाटा, लोबेलिया, सेनेगा, जस्टिसिया, ड्रोसेरा जैसी महत्वपूर्ण दवाइयां हैं जिनके सेवन से आप अस्थमा से निजात पा सकते हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।